हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शुएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हमारा आरोग्यम बैच चल रहा है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरेटिकल क्लासेस विद पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, तो आज का टॉपिक भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस प्रकार से है जिसको हम वाइटल साइन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। वाइटल साइन में एक इंपॉर्टेंट आपका रेस्पिरेशन आता है। ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट भी आपको समझना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज आप पढ़ने जा रहे हैं वाइटल साइन में रेस्पिरेशन। वाइटल साइन रेस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहले तो वाइटल साइन हम सब जानते हैं, इट ऑलवेज डिनोट द वाइटल ऑर्गन्स दैट आर मेंटेनिंग आवर बॉडी। तो यहाँ वाइटल साइन क्या है? ऐसे साइन जो हमारे वाइटल ऑर्गन को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ दर्शाने वाले वाइटल ऑर्गन्स को वाइटल साइन कहते हैं। तो यहाँ समझिएगा, रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज कोई इंसान जिंदा है या मर गया, उसका हम पता कैसे करते हैं? हम उसकी सांसें चेक करते हैं, या सांस ही नहीं ले रहा है ये तो। जब इंसान किसी की सांसें चेक करता है, यही रेस्पिरेशन आपको बतलाएगा कि आपका वाइटल ऑर्गन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां आप याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन समझेंगे और इसके पीछे कौन सा वाइटल ऑर्गन काम कर रहा है। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेशन इट इज अ वाइटल साइन। इट इज अ वाइटल साइन that shows that shows normal normality of the lungs। रेस्पिरेशन वाइटल साइन है जो लंग्स को डिनोट करता है। आपके फेफड़े किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अच्छे से एक्सपैंड या रिकॉइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो आपके रेस्पिरेशन डिनोट कर। अब देखिएगा प्यारे साथियों, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन हमारे फेफड़े जो होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारा फेफड़े इस प्रकार से होते हैं, देखे हैं आपने। और जैसे कि हम आप देखिए, गला है हमारा, ये गला है। इस गले के अंदर आप देखेंगे, ऐसे फिंगर लगाएंगे तो ऐसे उभर खाबड़ ऐसे कुछ है, तो ये आपका क्या होता है? ट्रेकिया होता है। यही पाइप, दो पाइप होते हैं। आगे वाला जो पाइप होता है ना, ये आगे ऐसे दो पाइप है। आगे वाला पाइप जो होता है सांस की नली होती है, पीछे वाला आपका खाने की नली होती है, और उसके पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस प्रकार से तीन ऐसे जुड़े हुए हैं, तीन ऐसे बनी हुई है कि आगे की तरफ सांस की नली, पीछे खाने की, और उसके पीछे रीढ़ की हड्डी। जनरली गला जब काटते हैं तो खाने का पाइप नहीं कटता, सांस ना मिलने की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। तो जैसे गला काटा तो विंड पाइप कटा, विंड पाइप के पीछे आपका खाने का कटा, और पीछे से जब अगर अपन काटते हैं तो पीछे की तरफ से आपका क्या देखेंगे? आपकी रीढ़ की हड्डी आती है। तो आगे की तरफ क्या है? आपका ट्रेकिया। अब देखिए, ये एक ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया ये आगे जा करके और दो पाइप में बढ़ जाता है, ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, और ये पार्ट आपके दो फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं जिसको कहते हैं लंग्स। यहां साथियों, मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूं। इस बेसिक से ही आपको रेस्पिरेशन का सारा खेल समझ में आएगा। होता क्या है, इन पाइप्स के जरिए हवा अंदर आती है, ठीक है। इन पाइप्स के जरिए ऐसे हवा अंदर आती है, और ये पाइप के जरिए और फर्दर पाइप्स में आपके एयर बट जाती है। हर पाइप के लास्ट में अंगूर के गुच्छे की तरह कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हवा जो हमने ली वो फेफड़ों के अंदर जा करके इन पाइप्स में जा करके, और यहां ये अंगूर के गुच्छे की तरह, अंगूर की तरह दिखने वाले पार्ट में चला जाएगा। इसको कहते हैं एल्वियोलाई में चला। इसमें चली जाती है, एल्वियोलाई में चली जाती है। अब होता क्या है, जनरली एल्वियोलाई कुछ इस प्रकार से होता है, मैंने जूम कर दिया है आपके लिए। तो यहां एल्वियोलाई में हवा ऐसे जाकर के अंदर जाकर के भर जाती है, और इसी एल्वियोलाई के चारों तरफ से छोटी छोटी ब्लड वेसल गुजर रही होती है। क्या गुजर रही होती है? ब्लड वेसल। तो हम सभी जानते हैं, ब्लड वेसल में भागता रहता है ब्लड, यहां से ब्लड भगता रहता है, ये ब्लड भगता रहेगा।
अब जनरली क्या होता है, एल्वियोलाई के क्रॉस करने वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन नहीं होती। तो यहाँ एल्वियोलाई की लेयर इतनी पतली होती है कि सारी की सारी हवा लीक करके कहाँ पहुंच जाती है, इस ब्लड में चली जाती है, माने कि ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है। फिर ये ब्लड ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर के कोने कोने में चला जाता है, और कोने कोने में जा करके जो सेल होते हैं, क्या होते हैं, शरीर के सेल, उन सेल में यही ऑक्सीजन जो होगी इस पाइप के जरिए इन सेल में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, ऑक्सीजन। एक सीन समझिए ना आप, कि हवा हमने सांस की नली में से ली, फेफड़ों में गई, फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई में गई, एल्वियोलाई के चारों तरफ आपकी वेन्स जा रही थी, आर्टरी जा रही थी, वहां से गैसेस का एक्सचेंज हुआ, खून के अंदर ऑक्सीजन आ गई और सेल के पास गई, वहां से ऑक्सीजन ले लिया सेल। प्यारे साथियों, यहां एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मुझे याद आया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच इज द एक्सचेंज वेसल, कौन सा एक्सचेंज वेसल कहलाता है। याद रखिएगा, वेन्स, आर्टरी, वेन्यूल्स, इस तरीके से आपको ऑप्शन देंगे। ओनली एक्सचेंज वेसल जहां से गैसेस लीक, वेसल का मतलब होता है वेन्स, आर्टरी, इन सबको वेसल्स कहते हैं। एकमात्र ऐसी जगह जहां से गैसेस, ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, बाहर अंदर हो सकती है, वो आपकी कैपिलरीज कहलाती है। कैपिलरीज, कैपिलरीज आपकी एक्सचेंज वेसल होती है। तो देखो, रेस्पायरेशन सारा खेल क्या है, रेस्पायरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना। अब गैसेस, हमने सांस ली, फेफड़ों में गई, फेफड़ों से सांस बाहर आई, ये भी रेस्पायरेशन है। सांस आपकी यहां एल्वियोलाई से इस ब्लड में गई, कैपिलरीज में गई, ये भी रेस्पायरेशन का पार्ट है। ब्लड से सेल में गई, रेस्पायरेशन का पार्ट है। तो जहां पे भी गैसेस का एक्सचेंज होगा वो रेस्पायरेशन होगा। सिर्फ फेफड़ों का फूलना और सिकुड़ना ये रेस्पायरेशन नहीं है। रेस्पायरेशन यहां से चालू हुआ, पैर के अंगूठे तक में गैसेस का एक्सचेंज होना रेस्पायरेशन है। हमारा पैर का अंगूठा भी रेस्पायर कर रहा है, सांस ले रहा है। सांस लेना मतलब ऑक्सीजन ले रहा है, पूरा रेस्पायरेशन है। इस रेस्पायरेशन को बांटा तीन पार्ट में। तीन पार्ट में कैसे बांटा, सबसे पहला, अगर फेफड़ों के अंदर हवा आना और जाना कहलाए तो इसको कहते हैं, आपका क्या कहेंगे भैया, रेस्पायरेशन जो होता है ना, तीन पार्ट में बांटा गया। ठीक है, क्या कहा गया, तीन पार्ट में कहा गया, तीन पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला पार्ट जो रेस्पायरेशन का होता है वो ऊपर वाला होता है, लंग्स एक्सचेंज, लंग्स का एक्सचेंज होना, लंग्स का गैसेस का एक्सचेंज। दूसरा पार्ट यहां एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के अंदर बदलना होता है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और तीसरा पार्ट ब्लड का, सेल का गैसेस का एक्सचेंज होना होता है, इसको कहते हैं परफ्यूजन। क्या कहते हैं, परफ्यूजन। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, तो पहला लंग्स में एक्सचेंज होना, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा परफ्यूजन। तो यहां समझिएगा कि हमारे रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पायरेशन का मतलब होता है, इट इज द रेस्पायरेशन मीन्स, respiration means exchange of gases, exchange of gases between body and environment, between body and environment। बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना रेस्पायरेशन कहलाता है। फेफड़ों का खुलना बंद होना रेस्पायरेशन नहीं है, गैसेस का एक्सचेंज होना रेस्पायरेशन कहलाता है। तो यहां आपने एक बात क्लियर करी है। अब चलिए मैं रेस्पायरेशन के पार्ट्स बता देता हूं। पार्ट्स क्या है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन पार्ट्स, तीन पार्ट में रेस्पायरेशन होगा। सबसे पहला होता है गैसेस, यानी कि लंग्स गैस एक्सचेंज। दूसरा
होता है डिफ्यूजन और तीसरा होता है परफ्यूजन। रेस्पायरेशन के 3 हिस्से होते हैं, लंग्स एक्सचेंज, डिफ्यूजन और परफ्यूजन। सबसे पहले लंग्स एक्सचेंज समझना। लंग्स एक्सचेंज का मतलब है मैंने फेफड़ों, एनवायरमेंट, बाहर का हवा और मेरे फेफड़ों के अंदर बाहर की हवा का अंदर जाना, अंदर की हवा का बाहर निकलना को कहते हैं गैसेज एक्सचेंज। फेफड़ों के बीच में एक्सचेंज। मैंने सांस ली, छोड़ी, ये एक जो बाहर की हवा अंदर ले रहा हूं, अंदर की हवा बाहर छोड़ रहा हूं, सिर्फ ये बाहर की हवा को अंदर लेना इनहलेशन कहलाता है, अंदर की हवा को बाहर छोड़ना एक्सहलेशन कहलाता है। तो पहला लंग्स गैस एक्सचेंज, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ब्रीथ, तो कहते हैं ना ब्रीथिंग कर रहे हैं, ब्रीथिंग, इसको एक टाइम में ये ब्रीथिंग, डिफ्यूजन, परफ्यूजन ये भी कह सकते हैं। ब्रीथिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहलेशन। हवा का अंदर लेना इनहलेशन कहलाता है। एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एनवायरमेंट इज कॉल्ड एक्सहलेशन। अंदर हवा लेना इनहलेशन, बाहर छोड़ना एक्सहलेशन, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन का, वो पार्ट कहलाता है डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन समझ में आया होगा अब तो कि रेस्पिरेशन का मतलब है गैसेस का एक्सचेंज होना। तो यहां गैसेस एक्सचेंज बिटवीन alveoli and capillary, alveoli and capillary is called diffusion। alveoli और कैपिलरी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना डिफ्यूजन कहलाता है। तीसरी बात परफ्यूजन, आपसे पूछेंगे परफ्यूजन, जैसे कि आपका शॉक की कंडीशन जब होती है, शॉक में क्या खराब हो जाता है, परफ्यूजन खराब हो जाता है। बेड सोर में आपका क्या खराब होता है, परफ्यूजन, एक पार्ट का घाव बन गया तो वहां ब्लड सप्लाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, परफ्यूजन खराब हुआ है। इट इज द exchange of gases, it is the exchange of gases between the capillary and cell, between the capillary and cell is called perfusion। कैपिलरी और सेल के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना परफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परफ्यूजन कहलाएगा। तो ये तो आपका क्या हुआ, बेसिक मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन क्या होता है। अब समझिए कि हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, सांस लेना जो होता है, वो रेस्पिरेशन रेट किस प्रकार से होगी, कितने कितने मिनट में रेस्पिरेशन होगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन ये है, आप रेस्पिरेटरी रेट बताइए ऑफ फीटस। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस क्या है, कोई जो रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस बता सकता है? भाई कोई रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस बता सकता है? हो सकता है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो, इसका जवाब आप जरूर कमेंट में सेक्शन में दीजिएगा कि रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस क्या होती है। ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस क्या होती है। मैं यहां चालू कर रहा हूं सबसे पहला कि रेस्पिरेटरी रेट एक न्यू बॉर्न जो होगा उसकी कितनी रेस्पिरेशन होती है, एक बच्चा जो पैदा हुआ उसकी कितनी रेस्पिरेशन होती है, वो 30 से 40
ब्रीथ पर मिनट होती है। यहां याद रखिएगा बीट्स नहीं है, ये ब्रीथ पर मिनट है। 30 से 40 ब्रीथ पर। बच्चा 1 साल का हुआ तो ये रेस्पिरेटरी रेट कम होती चली जाएगी। यहां 26 से लेकर के 30 ब्रीथ पर मिनट पे छोटे बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट। यदि बच्चा अडल्ट बन जाता है, अडोलेसेंट बनता है, तो अडोलेसेंट का एवरेजन 20 ब्रीथ पर मिनट का रहता है कि 20 बार सांस 1 मिनट में लेता ही लेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अडल्ट, कि एक अडल्ट जो होगा उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी, सांसें कितनी। कई जगह बोलते हैं 10 से लेके 20, कई बोलते हैं 8 से लेके 20। याद रखिएगा, एक ही चीज याद रखिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं वो चीज याद रखिए। एक अडल्ट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। और जो ओल्ड एज होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उन बुजुर्ग में 10 से लेकर के 24 ब्रीथ पर मिनट होती है। जो बुजुर्ग होंगे ना, उन बुजुर्गों के अंदर देखोगे उनकी ब्रीथ, कई बुजुर्ग होते हैं जो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो उनकी 10 तक भी सांस चल रही होती है, कई होते हैं ऐसे सांस चलती है तो 24 तक भी जाती है। तो यहां याद रखिए ये पैरामीटर आपको याद होने, इसकी ब्रीथ कितनी 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 होती है। बात समझ में आई प्यारे साथियों? इसकी ब्रीथ कितनी कितनी होती है। अब मैं यहाँ कुछ टर्म्स आपको बताता हूँ, टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ, अब नॉर्मलिटीज कह लीजिए, टर्म्स कह लीजिए, टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म आती है जिसको कहते हैं टेकीपनिया। टेकपनिया, ठीक है, टेकपनिया। टेकपनिया का मतलब क्या होता है? टेकपनिया का मतलब होता है जब किसी की रेस्पिरेटरी रेट कहां से ज्यादा चली जाए, 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा चली जाए, टेकपनिया कहा जाए। किसी की सांसें कितने से 24 ब्रीथ से ज्यादा जा रही है, टेकपनिया कहेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, सांस 1 मिनट में ऐसे अगर 24 से ज्यादा जा रही है, टेकपनिया कहलाएगा। इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which a person has respiratory rate more than 24 breath per minute। 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट जाए को टेकपनिया कहेंगे। याद रखिएगा, टेकपनिया क्या कहलाएंगे? 24 से ज्यादा टेकपनिया होता है। और अगर किसी पेशेंट की क्या जा रही है, पेशेंट की ब्रीथ, याद रखिएगा एक शब्द आता है यूपनिया। अगर किसी पेशेंट की ब्रीथ 12 से लेके 20 के बीच में है, यूपनिया। यूपनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये कोई abnormality नहीं है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है यूपनिया। इट इज, यूपनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यूपनिया is also called as normal respiration। normal respiration, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या कहोगे? नॉर्मल बच्चों के अंदर 30 से 40 से, तो जो भी नॉर्मल है उसको यूपनिया कहा जाता है। तो जितनी बार भी आपको कहा जाए भाई यूपनिया आ जाए, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन को आप क्या कहेंगे? जैसे सीएचओ का एग्जाम आता है, उनमें पूछते हैं ये सारी चीजें। तो यूपनिया का मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। तीसरी बात आती है ब्रैडिपनिया। ब्रैडिपनिया, ब्रैडिपनिया का मतलब होता है, जैसे आपने ब्रेडिप जैसे टेकअपनिया, ब्रेडिपनिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया,
तो ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी मतलब कम, कार्डिया मतलब पल्स, ब्रेडी मतलब कम, पीनिया मतलब होता है रेस्पायरेशन। जब किसी की रेस्पायरेशन 10 ब्रीथ पर मिनट से कम चली जाए, 10 ब्रीथ पर मिनट से कम चली जाए, तो ब्रेडिपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेडिपनिया। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ condition in which condition in which respiratory rate respiratory rate is less than respiratory is less than 10 breath per minute। 10 ब्रीथ पर मिनट से कम रेस्पिरेटरी रेट जाए उसको ब्रेडपनिया कहा जाए। क्या कहा जाएगा? ब्रेडिपनिया कहा जाए। खैर साथियों, यहां इसके बाद आप याद रखिए चौथी टर्म आती है जिसको हम कहेंगे डीप रेस्पायरेशन। अगर आपसे कोई पूछे डीप रेस्पायरेशन का क्या मतलब हो, तो आप समझाइएगा कि भाई डीप रेस्पायरेशन का मतलब होता है जब मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूं। नॉर्मली सांस का मतलब ऐसे नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली जब आप बात कर रहे हैं या किसी से कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं उस सांस के लेते समय अंदर हमारे हवा जो जाती है वो आधा लीटर हवा जाती है, 500 ml। जब सांस छोड़ते हैं, नॉर्मली जब सांस छोड़ते हैं, कोई एफर्ट के बिना सांस छोड़ते हैं तो 500 ml बाहर जाती है। तो 500 अंदर आती है, 500 बाहर चली जाती है। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है। जब आप जोर लगा करके गहरी सांस लेते हैं, इसको डीप रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डीप। 500 ml से ज्यादा सांस लोगे, हवा अंदर लोगे, डीप रेस्पिरेशन कहलाएगा। और 500 से कम हवा छोड़ोगे, शैलो रेस्पिरेशन कहलाएगा। डॉक्टर बोलते हैं गहरी सांस लीजिए, माने कि वो बोल रहे हैं डीप रेस्पिरेशन। तो आप क्या करते हो? तो ज्यादा 500 से नॉर्मल से ज्यादा हवा ले रहे हो तो डीप है, नॉर्मल से कम हवा छोड़ रहे हो शैलो है। इन नॉर्मल क्राइटेरिया, नॉर्मल क्राइटेरिया अ पर्सन inhale 500 ml of air and also exhale 500 ml of air without any force। बिना कोई फोर्स के इनहेल भी 500 ml कर रहे हैं और एक्सहेल भी 500 ml कर रहे हैं, ये आपका नॉर्मल है। कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, इसको कहते हैं कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। अगर आपसे पूछे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक नॉर्मली सांस लेने में जितनी हवा अंदर जाती है वो टाइडल वॉल्यूम, जितनी हवा बाहर निकलती है टाइडल वॉल्यूम। तो हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम, एक बात ये समझ में आई, 500 ml होता है। अब डीप रेस्पिरेशन का क्या मतलब था? मोर देन 500 ml ले रहे हो तो डीप रेस्पिरेशन कहलाता है। इफ एयर इज if air is taken for more than 500 ml called as deep respiration। क्या कहेंगे? डीप रेस्पिरेशन कहेंगे। मोर देन 500 ml लोगे, डीप रेस्पिरेशन कहा जाता है। प्यारे साथी, यहां याद रखिएगा डीप के बाद शैलो भी समझिए कि शैलो का मतलब क्या होता है। पांचवा है शैलो, शैलो रेस्पिरेशन। When a person inhale or exhale air less than less than 500 ml called as shallow respiration।
शैलो रेस्पिरेशन। अगर कोई इंसान 500 ml से कम हवा लेता है या छोड़ता है, वो शैलो रेस्पिरेशन कहलाता है। बिल्कुल शैलो रेस्पिरेशन है, हल्की हल्की सांसें ले रहा है, शैलो रेस्पिरेशन। अब साथियों, ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझा रहा हूं, यही टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन बन के आती है। टाइडल वॉल्यूम कितने एमएल का होगा? 500 का। 500 से ज्यादा लोगे तो डीप कहलाएगा, 500 से कम लोगे तो शैलो कहलाएगा। अगर किसी इंसान को 100 से ज्यादा उसकी बीट्स जा रही है, हार्ट बीट्स जा रही है, उसको टेकीकार्डिया कहोगे। मान लीजिए किसी की 18 हार्ट बीट आ रही है, वो आप टेकीबीनिया कहोगे, ब्रेडिप्निया कहोगे, यूपनिया कहोगे, तो यूपनिया कहना पड़ेगा। ऐसे ही इन टर्म्स को आपने याद कर लिया, मैं श्योर आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बाय हार्ट करना पड़ेगा इन क्लासेस को। यहां अगला मैं आपको एक पॉइंट लेता हूं, जिसको छठा पॉइंट कहेंगे। छठा पॉइंट आप समझिएगा, हाइपर वेंटिलेशन किसको कहते हैं। क्या हाइपर वेंटिलेशन क्या कहेंगे? हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि जनरली मैं क्या करता हूं, मैं 12 से लेकर के 20 सांसें लेता हूं 1 मिनट में। और जब मैं एक सांस लेता हूं, एक ब्रीथ लेता हूं, तो उस ब्रीथ के अंदर 500 ml अंदर जाती है नॉर्मली। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है बहुत ज्यादा मैं बाहर की गैसेस को अंदर की तरफ एक रुझान कर रहा हूं, अंदर लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो रुझान तो आप कैसे कर सकते हो? या तो आपकी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सांसें बहुत ज्यादा और गहरी गहरी सांसें लोगे, तभी आप हाइपर वेंटिलेट करोगे, अपने आप को वेंटिलेट करोगे। जैसे कैसे? तो आप क्या कर रहे हो? रेट भी बढ़ रही है, रेट और गहराई भी बढ़ रही है, इसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन समझिएगा, it is a condition, it is a condition in which rate and rate and depth of respiration is increased. रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, तो हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। क्या हाइपर वेंटिलेशन में रेट भी बढ़ गई, 20 से ज्यादा बार सांसें ले रहा है, और गहराई सांसें जो ले रहा है वो जोर जोर से हवा अंदर खींच रहा है, तो रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाना हाइपर वेंटिलेशन कहा जाता है। अगला होता है आठवां, याद रखिएगा, सातवां, सॉरी सातवां तो है ये, नहीं है सातवां, याद रखना है हमें, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि हम हवा का रुझान हमारे शरीर की तरफ कम करेंगे। अब कम करने का तरीका यह है, एक तो सांसों की नंबर जो है वो कम कर दें, और उसकी गहराई कम कर दें, इसको हाइपोवेंटिलेशन करते हैं। अपने आप को बहुत कम वेंटिलेट करें। इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which it is a condition in which a person rate of breathing is also decreased along with depth of breathing। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग मतलब टाइडल वॉल्यूम, वो भी कम हो गया, नंबर भी कम हो गया। इससे क्या होगा? हवा जो है वो शरीर में कम पहुंचेगी। इसको कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? हाइपोवेंटिलेशन। एक टर्म आपने सुनी होगी, मोस्ट कॉमनली पूछ लेते हैं, वो टर्म का मतलब होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया, डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होना। कोई सांस ले रहा है, ये तो नॉर्मल है, अब सांस ले रहा है तो दर्द उठ रहा है, तकलीफ हो रही है, सांस नहीं लिया जाए, कोई भी मकसद हो सकता है सांस लेने में तकलीफ का, बट जब भी तकलीफ होगी सांस लेने में, उसको डिस्पनिया कहेंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग is called as
is called as dyspnea. सांस लेने में तकलीफ होना डिस्पनिया कहलाएगा। अगर कोई सांस लेना ही बंद कर दे उसको कहते हैं एपनिया कहा जाएगा। सांस लेना मतलब सांस लेना अटक गया, सांस नहीं आ रहा है बिना सांस के, तो एपनिया की कंडीशन। एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाना, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड एज एपनिया। एब्सेंट ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाएगा? एपनिया कहलाएगा। सांसें बिल्कुल नहीं ले रहा है, एपनिया कहलाएगा। सांसों में तकलीफ हो रही है, डिस्पनिया कहलाएगा। और यदि अगर ऑर्थोपनिया आ जाए तो याद रखना, ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया का मतलब होता है, जैसे ऑर्थो के डॉक्टर होते हैं हड्डियों के, तो जो इंसान को सोते टाइम लेटे हुए सांस में दिक्कत हो रही है और जब वो बैठ जाता है सांस में आराम मिल जाता है, माने कि किसी पोस्चर के अंदर किसी पेशेंट को तकलीफ हो और जब वो पोस्चर चेंज कर दें उसको रिलैक्स हो जाए, इसको कहते हैं ऑर्थोपनी। इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which a patient has difficulty in breathing, when lying flat, but relieve and but relieve when posture is changed, but when posture is changed। लेटे हुए तकलीफ हो रही है, बिठा दिया, उठा दिया, तब आराम मिल जाए, इसको कहते हैं ऑर्थोपनिया। क्या कहा जाएगा? ऑर्थोपनिया कहा जाए। एक कंडीशन आती है दम घुटना। क्या भाई? 11वां नंबर है दम घुटने का, इसको कहते हैं एस्फैक्सिया। एस्फैक्सिया, एस्फैक्सिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ सफोकेशन। कमरे में गए, हमारे फेफड़े वेफड़े सब अच्छे से काम कर रहे हैं, बट जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमारा दम घुटेगा, सांस नहीं लिया जा रहा, सांस नहीं लिया जा रहा। तो इस तरह की कंडीशन आए जिसमें आपका दम घुटना हो, दम घुटने को कहते हैं एस्फैक्सिया। तो स्टेट ऑफ सफोकेशन, स्टेट ऑफ सफोकेशन is called as asphyxia। State of suffocation is called as एस्फेक्सिया। कि अगर दम घुटने लगे तो उसको कहेंगे एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया के बाद अगली जो टर्म आती है तो कहते हैं 12वीं टर्म हाइपोक्सिया। ठीक है, क्या होती है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया और एक होती है एनॉक्सिया। याद रखिएगा, हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया में क्या अंतर होता है? एनॉक्सिया मतलब होता है एब्सेंट का होना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का एब्सेंट होना, मात्रा का एब्सेंट होना एनॉक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। भाई एक तो बिल्कुल ही एब्सेंट है तो एनॉक्सिया, वो थोड़ी बहुत कम है, कमी है हाइपोक्सिया की कंडीशन। तो याद रखिए, जैसे सांस लेने में दम घुटने लग गया तो हमारा हाइपोक्सिया में पहुंचोगे पहले, फिर एनॉक्सिया में पहुंचोगे, कमी होती जाएगी, हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन होती जा रही है, फिर आपका एनॉक्सिया मतलब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, टिश्यू में ऑक्सीजन ही नहीं है। 13 के बाद 14 पॉइंट आप याद रखिएगा, एनॉक्सीमिया। एनॉक्सीमिया का मतलब होता है एब्सेंट होना, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द, हमेशा ईमिया जहां आ जाए उसका मतलब होता है ब्लड, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द
ब्लड की खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना एनॉक्सीमिया की कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एनॉक्सीमिया। जब भी, याद रखिए, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी शरीर नीला पड़ने लग जाएगा, और जब शरीर नीला पड़ता है तो 15वां पॉइंट बनता है जिसको कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस का ऐसे आप चेक कर सकते हो, एक रबड़ बैंड आपकी उंगली में बांधिए, थोड़ी देर आप ऐसे रखोगे पूरी उंगली नीली पड़ जाएगी आपकी। नीली का पड़ने का मकसद है ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है यहाँ पे। तो यहां याद रखिए, आपका साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का नीला पड़ जाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइज। जो लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का राइज हुआ उसकी वजह से नीला पड़ना, उसको साइनोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोसिस कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं साथियों, कि यहां क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट, अ पेशेंट कम्स इन कैजुअलिटी, कैजुअलिटी के अंदर अ पेशेंट कम्स इन कैजुअलिटी विथ breathing difficulty, breathing difficulty and bleeding. What will be, what will be your priority? सांस की कमी है किसी के अंदर और ब्लीडिंग भी हो रही है तगड़ी वाली, आपकी प्रायोरिटी, आप सबसे पहले क्या काम करोगे? ये चीज याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो जिसके अंदर ऐसे ऑप्शन दिए जाएं कि प्रोवाइड ऑक्सीजन या पेटेंट एयरवे, याद रखना, बाकी ऑप्शन को छोड़ देना। यहां आंसर आपका प्रोवाइड ऑक्सीजन या पेटेंट एयरवे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैस्लो प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहली नीड इंसान की सांस है। अगर सांस नहीं आ रही है, पैर में से खून आ रहा है आपका, तो आप उस खून को भूल जाओगे, अपनी सांसों को याद रखोगे कि मुझे बेहतर से बेहतर सांस मिलने लग जाए, सांस आए। तो याद रखना, पेशेंट या कोई भी एम्स में क्वेश्चन आए जिसमें आपको सांस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और उसमें प्रोवाइड एयर ऑक्सीजन या पेटेंट एयरवे होता है, ऑक्सीजन मतलब सांस की नली खुली रहे, अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच जाए, तो आप हमेशा पेटेंट एयरवे ही करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड ही करना। प्रायोरिटी का, बहुत प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। दूसरा प्रायोरिटी का क्वेश्चन एक आपको ये बता देता हूं कि जब भी किसी इंसान के अंदर पूछा जाए कि किसी को दौरा पड़ा है तो आपका क्या काम होगा, वहां पर पेटेंट एयरवे मत करना, वहां पर जाता है प्रायोरिटी क्या? प्रोवाइड सेफ्टी, इंजरी, इंजरी से बचाना है। मान लीजिए कोई ऊपर टॉप पे खड़ा हुआ है, छत पे खड़ा हुआ है, दौरा पड़ गया, अब हम दौरा पड़ा तो हम वो छत से नीचे भी गिर जाएगा, तो हमें उसको छत से नीचे ना गिरे वो बचाना है, उसकी सांस का मुंह नहीं खोलना कि नीचे गिरने के बाद मुंह खोल रहे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी बनेगी सीजर्स में फॉल फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट इंजरी। दूसरे जो भी होते हैं उसके अंदर पेटेंट एयरवे बनता है, हमेशा पेटेंट। तो प्यारे साथियों, आज का जो आपने जो टॉपिक पढ़ा है, प्यारा सा जो टॉपिक पढ़ा है, वो टॉपिक क्या है? ये टॉपिक था रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन से हमें लंग्स की स्थिति पता लगी, लंग्स की फंक्शनिंग पता लगी। इसमें हमने टर्म्स को जाना, टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी बीमारी में हमें जानना आवश्यक है। आज की क्लास हमारी वाइटल साइन, और इस वाइटल साइन के ऊपर आपने बात करी। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए यही टॉपिक। आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।